एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10th के लिए साइंस लेता हूँ और क्लासेस 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनको अपनी तरफ से पूरी तरीके से एजुकेट किया है। मैंने उनके डाउट्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हर चीज़ पे फोकस किया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सेशंस लिए हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट कैंप। किस स्कूल के अंदर किस टॉपिक पे किस टीचर को थोड़ा प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि कोई दूसरे जो है वो टीचर्स आके उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उस बिहाफ पे भी हमने सब्जेक्ट कैंप लिया हुआ है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये 2 सेशन बिलोंग करते हैं जब बच्चे जो हैं वो टाइम को वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ने के लिए ढंग से टाइम नहीं मिलता या टाइम कम मिलता है। और टाइम को कैसे मैनेज करना है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम का वीक होता है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा होता है। इसके अलावा स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग, ये छोटी क्लासेस लाइक क्लास 9 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। करियर काउंसलिंग तो हायर क्लासेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन कुछ मेरे जो काफ़ी अच्छे सेशंस हैं वो है क्रैक द बोर्ड सेशन, जो बेसिकली क्लास 10th एंड 12th को बिलोंग करता है। मैं ज़रूर इन सारे सेशंस को अपने चैनल में अपलोड करूँगा और जैसे भी जिस हिसाब से भी किसी भी बच्चे की नीड हो मुझे ज़रूर बताना, मैं उनकी भी हेल्प करूँगा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री को देखा जाए तो केमिस्ट्री बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। लेकिन इन सारी केमिस्ट्री के अंदर एक केमिस्ट्री को आप अलग रख दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी सारी केमिस्ट्री जो है वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने कम पड़ती है। क्या खास है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इसको इतना वर्सेटाइल बनाता है और इतने सारे कंपाउंड्स हमारे बनते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स भी मिलकर नहीं बना सकते। तो क्या खास है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? और बड़ी क्लासेस में, क्लास 11th और 12th और जेईई नीट के बच्चों को ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थोड़ा सा तंग क्यों करती है? ठीक है, उसके पीछे भी हम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके रीजन को भी हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कार्बन की सबसे पहले। तभी तो कार्बन को जानेंगे नहीं तो उसके कंपाउंड्स के बारे में कैसे जानेंगे। तो कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा एलिमेंट है, बड़े ही ओपन में रहता है, किसी को कुछ खास कुछ नहीं कहता, पर आई डोंट नो व्हाई सारे एलिमेंट्स कार्बन के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर हम कार्बन के रिप्रेजेंटेशन को देखें तो कार्बन का मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2,4। इसके पास 2 ही शेल हैं, के शेल और एल शेल, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ये है कार्बन के बारे में। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड पीरियड एंड 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। हालांकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि क्या होता है, कैसे सेकंड पीरियड को ढूंढते हैं और कैसे ग्रुप को ढूंढते हैं। तो ये कार्बन के बारे में बातचीत है। नाउ हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, और हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा है कि ये कंपाउंड्स जो बनते हैं ये मेनली 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम बात करें
मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जिसके अंदर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसका मतलब हो गया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाते हैं, एनायन। तो एक ने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज किया और जो भी इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया दूसरे वाले नॉन मेटल ने उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। मेटल्स यूजुअली लूज करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो हर एलिमेंट असलियत में इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन इसीलिए करता है ताकि वो अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बन जाए। आई रिपीट, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है। पीरियोडिक टेबल में या किसी भी एलिमेंट के पहले भी एक नोबल गैस होती है और उसके आगे भी एक नोबल गैस होती है। जो भी नोबल गैस इस एलिमेंट के पास होगी वो उसके जैसा बनना चाहेगा। अगर लूज इस साइड पर नोबल गैस ज़्यादा पास है तो वो लूज करेगा, लेकिन अगर उससे आगे कोई नोबल गैस आ रही है वो ज़्यादा पास है तो उसके जैसा बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। तो यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो पीछे वाली नोबल गैस के पास होते हैं, इसलिए वो पीछे वाले नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो इधर वाली नोबल गैस अपने से आगे वाली नोबल गैस के पास होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पसंद करते हैं, गेन करना पसंद करते हैं। मतलब मेटल्स पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में है और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में आते हैं, राइट साइड में आते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स आगे वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। लेकिन मेटल्स वो अपने से पीछे वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन समझ में आ गया। लेकिन कार्बन पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है या पड़ा हुआ है या प्लेस्ड है कि जितनी दूर उसके पीछे वाली नोबल गैस है उतनी ही दूर उसके आगे वाली नोबल गैस है। अब अगर कार्बन को पीछे वाली नोबल गैस के जैसा बनना है तो उसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस कराते हैं, इफ कार्बन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए मेरी जेब से एनर्जी जाएगी। ये अगर इलेक्ट्रॉन मेरा है और आपको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि आप इसको खींच लें। आपकी जेब से एनर्जी जा रही है। मैं कार्बन हूं और आपकी जेब से एनर्जी जाती है जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो आपने अभी एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन आपको तो 4 लूज करने हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है और ये क्या बन जाएगा, 2,3। आपको 4 लूज करने हैं। अब आप इसके ऊपर दोबारा एनर्जी लगाते हो, एनर्जी 2, ताकि एक और इलेक्ट्रॉन लूज करे कार्बन, जो कितना हो जाएगा, +2, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2,2। अभी आपको एक और एनर्जी लगानी पड़ेगी 3rd टाइम, ताकि वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो क्या बन जाए, C3 पॉजिटिव एंड 2,1।
और अब आपको एक और एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन भी लूज करे और वो क्या बन जाए, C4N2। ये हो गई हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हीलियम क्या है, नोबल गैस। तो कार्बन के जो पीछे वाली नोबल गैस है वो है हीलियम। उसके जैसा बनने के लिए और या उसके जैसा हमको कार्बन को बनाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी जो बहुत 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 सारी है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना हो हम लगा देते हैं एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हो हम लगा देते हैं एनर्जी, हालांकि दूसरी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि आप किसी एलिमेंट से तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन लूज कराओ जिसकी अमाउंट ऑफ वैल्यू एनर्जी की इतनी ज़्यादा होती है, तो हम ऐसा करना पसंद नहीं करते। इतनी सारी एनर्जी लगाना हम प्रेफर नहीं करते। ये जो एनर्जी हम लगा रहे हैं इसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, पर मैंने यूज़ किया है, पर हम इसको लिखेंगे नहीं। हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी लार्ज। इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराना। सिंस amount of energy required to remove 4 valence electron is very high, therefore we do not prefer to remove 4 valence electrons। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकालना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। चलिए देखिए क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन देने पर। अगर आप कार्बन को जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,4 एक इलेक्ट्रॉन देते हो, पहली बार जब हम कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बहुत ही खुशी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो क्या बन जाता है 2,5 और साथ में एनर्जी क्या करता है, रिलीज देता है। यूजुअली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी देता है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आए कि भाई आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी लूज करी है तो आप 2,5 हो गए, तो हम आपको एक और देते हैं, आप एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। लेकिन अब हुआ क्या, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है ज़बरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए। मेरी जेब से एनर्जी जा रही है, पहली बार मुझे एनर्जी मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बार जब मैं उसको इलेक्ट्रॉन देने गया तो मेरी जेब से एनर्जी जा रही है। तो मुझे इस केस में एनर्जी देनी पड़ेगी और जब वो ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, C2 - 2,6। क्या फ़र्क पड़ता है सर, आपको पहले एनर्जी मिल गई, अब आप एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगी, कंपेंसेट होगी, है ना, कोई ऐसी बात नहीं। आप इसको तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो हम तीसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करा देते। हमने कहा कि ये लो, अब आप एक और इलेक्ट्रॉन गेन करो। यहां तो मामला और बिगड़ गया। अब कार्बन के पास चार्ज कितना निकला, -2, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। मैं दोबारा एक इलेक्ट्रॉन उसके पास लेके आ गया, इस बार रिपल्शन और बढ़ गई।
वो तो गेन ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं गेन करना चाहता हूं पर मैं गेन नहीं कर सकता क्योंकि रिपल्शन है, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। हमने कहा धक्का लगाओ, एनर्जी लगाओ, एनर्जी लगाई, बहुत ज्यादा हमारी जेब से एनर्जी गई और उसने तब जाके जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन तीसरा वाला गेन किया और वो क्या बन गया, 2-7। मतलब हमारी दिक्कत, हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने में, और अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ। अब मुझे इसको एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराना है और उस केस में तो मुझे बहुत 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 ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार -3 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना है, -1। तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसी बनेगी। कौन सी नोबल गैस की जैसी, नोबल गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कराने में तो हमारी जेब से एनर्जी जा ही रही थी, यहां तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने पर भी हमारी जेब से एनर्जी जा रही है। हम ऐसा क्यों काम करें जिससे हमारी एनर्जी जाए। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराना भी मुश्किल है क्योंकि फिर दोबारा हमारी जेब से बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन also needs large amount of energy, therefore we do not prefer to give 4 electrons to carbon। तो मोटी मोटी बात ये हो गई कि कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन खींचना हमारी जेब से एनर्जी जा रही है, 4 इलेक्ट्रॉन देना हमारी जेब से एनर्जी जा रही है, और दोनों केसेस में एनर्जी जो जा रही है, जो इन्वॉल्व है, वो इतनी ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि ना तो हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, ना ही हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। तो फिर क्या कराएंगे। हमने कहा कि ऐसा करो कार्बन, आप दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लो, शेयर। इसलिए कार्बन प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना, और इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता, जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एंड जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। और कार्बन को अगर अपने आप को किसी पास वाली नोबल गैस के जैसा बनाना है तो कार्बन प्रेफर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना, शेयर करना। इस वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, और सिंस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4। इसका मतलब है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंट। तो अगर मैं ये सब हटा दूं तो हम क्या लिखते हैं, therefore carbon prefers to share 4 electrons and forms
4 covalent bonds. Therefore, valency of carbon is 4 or is टेट्रावैलेंट। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 और इसको हम क्या कहते हैं टेट्रावैलेंट। तो आई होप आपको कार्बन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है, क्योंकि शेयरिंग में एनर्जी कम इन्वॉल्व होती है और इस वजह से वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स कभी नहीं बनाएगा। पर कार्बन के कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनको स्टडी करने से पहले हम समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। राइट? हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। और इलेक्ट्रॉन शेयर नॉन मेटल्स करते हैं, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एटम एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हमने कोवैलेंट कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा डबल कोवैलेंट कंपाउंड एंड तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? सो कंपाउंड्स formed by sharing of electrons between non-metal atoms, उनको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स। एंड कितनी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं, उसमें हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऑन the basis of number of electrons shared, these compounds are categorized as first single कोवैलेंट बॉन्ड या कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा डबल कोवैलेंट कंपाउंड या बॉन्ड एंड तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रिपल कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, या कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेनली जो बॉन्ड है वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बिहाफ पे बन रहा है। और अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है किसके बारे में? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ईच, या फिर कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन ईच इज शेयर्ड बाय एटम्स आर कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस बिहाफ पे हो रही है कि हर एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, और कुछ केसेस के अंदर ड्यूप्लेट मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, क्योंकि हीलियम भी एक नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ एलिमेंट
शेयरिंग के बाद अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड कुछ केसेस के अंदर, बहुत कम केसेस के अंदर, एलिमेंट शेयरिंग के बाद अपना ड्यूप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 1, और हमने उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके सिंबल के आगे ड्रॉ कर दिया। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक एलिमेंट का सिंबल होता है और उसके आगे पीछे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन लिखा, मैंने हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी वही उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे दूसरा हाइड्रोजन का एटम लेना होगा। ये देखिए, मैंने दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1, और उसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया। आपकी चॉइस है कि आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक जैसा दिखाना है कि अलग अलग दिखाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबसे पास वाली नोबल गैस वो कौन सी है, हीलियम, उसके जैसा बनेगा और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर देगा। तो ये देखिए, ये पहला हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दूसरा हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। देखिए, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और हम इसको लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड H। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम हैं। मैं देखिए क्लोरीन का एटम ड्रॉ कर रहा हूं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 2H7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन छोटी क्लासेस के हिसाब से 2H7। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जहां मर्जी जैसे मर्जी आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कीजिए, होने 7 चाहिए। हमारे पास एक Cl आ गया, हमें दूसरा Cl चाहिए, उसका भी मैंने सिंबल लिखा, उसके भी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से उनको एक्सप्रेस किया। अब इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों की नीड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और की है। ये वाला क्लोरीन का एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये वाला क्लोरीन का एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये देखिए, ये पहले वाला क्लोरीन हो गया जिसके अपने पर्सनल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरे वाले क्लोरीन के अपने पर्सनल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन दोनों के बीच में आप देखिए इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक Cl ने दूसरे इलेक्ट्रॉन Cl का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 288। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। आप इसको शेयर करेंगे, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। टेक्निकली इनके दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो हमने इसमें Cl का सिंगल बॉन्ड दिखा दिया Cl के साथ। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सेम एटम के बीच में हो, आप हाइड्रोजन और Cl को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये आ गया हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन विद कॉन्फ़िगरेशन एज 1। ये आ गया क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, पर वो अपना ड्यूप्लेट बनाएगा। क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट बना ले। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो ये देखिए क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर दिया और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हमने उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,5। तो मुझे नाइट्रोजन के आगे पीछे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही मेरे पास हाइड्रोजन है जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने 1 दिखा दिया। लेकिन नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, और हाइड्रोजन के पास है भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हमने 3 एटम लिए हाइड्रोजन के। अब आप देखिए कैसे शेयरिंग हो रही है। जिसके एटम कम होते हैं उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं, जिनके एटम्स ज़्यादा होते हैं उनको हम सराउंडिंग एटम मानते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के हम दिखाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इनकी शेयरिंग दिखाएंगे। ये देखिए ये पहला हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसको हम क्या लिखते हैं 2,8। लेकिन हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 वो नाइट्रोजन से शेयर कर रहा है। ये देखिए, तो इस नाइट्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, 1 इसने शेयर किया तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, 1 इसने शेयर किया तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। तो अगर आप मॉलिक्यूल को देखें तो नाइट्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ईच विद हाइड्रोजन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं छोटी सी जनरल नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम कहते हैं लोन पेयर। उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस ये थोड़े से आगे जाके इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है वो है कौन सा, वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से देखना। इसके अंदर भी हमारे पास एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो वो जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,1। और हम इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1, उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है, इस वजह से हम 2 हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं ताकि वो दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें। अब सिंस ऑक्सीजन एक है तो सेंट्रल एटम वो हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ऑक्सीजन, हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब हम हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के कितने, एक ईच। तो ऑक्सीजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये आ गया 2,8। लेकिन हाइड्रोजन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। तो अगर आप देखो तो हमारे पास हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ 2 बन रहे हैं। आप इन लोन पेयर्स को दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखा दोगे तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस के लिए ये लोन पेयर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, पर वैसे इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के। एक एग्जाम्पल जो हमारा रहता है वो है मीथेन का, और उसका हमको ज़रूर है करना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं इसको रब करके आपको मीथेन की फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज मीथेन, जो सबसे सिंपल कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अंदर हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसके पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2,4 प्लस हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 1। तो उसको हमने क्रॉस के साथ दिखा दिया, और मैंने कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ब्लू डॉट के साथ दिखा दिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैंने कलर का इस्तेमाल कर लिया। नाउ ये रहा हमारा कार्बन और उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मुझे पता है कि बॉन्डिंग कैसे है, तो मैं थोड़ा सा हिसाब किताब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू नज़र आए। और ये रहा हमारा पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ कार्बन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ, 4th हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ। और आप देख लीजिए कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इसका मतलब है हमको 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल करने पड़ गए, और अब हमारे पास कार्बन का ऑक्टेट आ गया। तो ये हो गया 2,8, और आप देख लीजिए हर केस में हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। आई होप आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ करे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया, जिसके अंदर हमने कार्बन की को इंट्रोड्यूस कराया आपको, ताकि समझ सके कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है और सिंगल बॉन्ड्स कैसे बना रहा है। और हमने उसके अंदर पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसका एक टाइप करा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
आई होप आपको अगर हमारा आज का लेक्चर समझ में आया, जो मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के साथ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करा है, तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस लेक्चर को समझ के अपने टॉपिक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकते हैं। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, आपको मिलने वाले हैं। टिल देन, स्टडी हार्ड। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।